Let us discuss the first example related to internal reconstruction. The question is, the following is the balance sheet of Vipul Limited as on 31st March. We are given that the capital comprises of preference shares of rupees 100 each. 3000 shares are there, so 3 lakhs preference capital. 6000 equity shares of 100 each, so 6 lakhs of equity capital. There is a surplus balance, negative balance, 3,50,000. Non-current liabilities are debentures 1,50,000, bank loan 1,50,000. Current liabilities are trade payables of 75,000. So the total of liabilities is 9,25,000. Then assets are given to us. The non-current assets are land and building 3 lakhs, machinery 4,50,000, goodwill to 22,500. Current assets are inventory 65,000, trade receivables 70,000, cash and bank 7,500, and current and non-current assets which include share issue expenses are 10,000. On the above date, the company adopted the following scheme of reconstruction. So on the basis of this balance sheet, now the company's information related to reconstruction is given to us. The preference shares are to be reduced to fully paid shares of rupees 75 each, and equity shares are to be reduced to shares of rupees 40 each fully paid, right? So current value of preference shares is rupees 100. उसको 100 से किस में आपने चेंज करना है, एक शेयर को 75 रुपीज़ का बनाना है. तो जो 25 रुपीज़ है वो कंपनी के पास रह जाएंगे. अब शेयर होल्डर की शेयर कैपिटल कितनी रह जाएगी, 75 पर शेयर. सो दैट अमाउंट विच यू आर डिडक्टिंग फ्रॉम द कैपिटल इज़ टू शो इट एट इट्स रियल वैल्यू, and the amount that we are deducting, that will be utilized for the purpose of writing off the losses and the value, bringing the value of the assets at their real value. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई नुकसान पहुंचा रही है शेयर होल्डर को उनकी वैल्यू को कम करके, बल्कि कंपनी उसको रियल वैल्यू पे दिखाना चाहती है कि किसी भी शेयर होल्डर को या आउटसाइडर को ये ना लगे कि इस कंपनी के शेयर की वास्तविक कीमत 100 रुपये है. वास्तविक कीमत 100 रुपये होने का क्या मतलब है कि कभी मान लीजिए अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो आज की डेट में हर शेयर को पे करने के लिए आपके पास 100 रुपये के एसेट्स हैं, और एक्चुअली आपको पता है कि ऐसा नहीं है. तो फिर हम जो पिक्चर शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में वो गलत है. दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, और इसीलिए हम उसको चेंज करके रीऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि जो भी वैल्यूज़ हमें दिखें वो रियलिस्टिक हो, शेयर्स की भी और असेट्स की भी, राइट. तो इसलिए हम उसको कम करके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाएंगे और उस पैसे से हम सभी फिक्टिशियस असेट्स को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, और जो असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ किया हुआ है आपने उसको टू ब्रिंग देम डाउन टू द रियल वैल्यू, उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, सो वी विल सी हाउ वी डू इट. तो पहला पार्ट तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़ उसको चेंज करके कितने पे ले आए हैं, 75 पे. इसी तरह से इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी थी 100 रुपीज़, उसको कितने पे ले आए हैं, 40 रुपीज़ पे, राइट. सो यू कैन सी कि उसको 60 रुपये ज़्यादा आपने दिखाया हुआ था, जबकि एक्चुअल वर्थ अगर देखा जाए तो एक शेयर की कीमत 40 रुपये ही है. Then we have the debenture holders took over inventories and trade receivables in full satisfaction of their claims. जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जो दो आपके करंट असेट्स हैं उनको टेक ओवर कर लिया है, फुल सेटलमेंट कर दी अपने क्लेम की कि अब वो और कुछ नहीं डिमांड करेंगे. द फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल असेट्स आर टू बी एलिमिनेटेड, द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 30% and machinery to be depreciated by 1/3%. Expenses of reconstruction amounted to rupees 4,500. So now we have to give the journal entries incorporating the above scheme of reconstruction and prepare the reconstructed balance sheet. So first we will see the 5% preference share capital. रुपीज़ 100 को आपने डेबिट कर दिया क्योंकि अब 100 का नहीं है शेयर, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट करना है. अब नई जो कैपिटल आएगी उसको क्रेडिट करना है टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 75 रुपीज़. तो 75 इंटू द नंबर ऑफ शेयर्स वॉज 3000. 75 इंटू 3000 इज़ 2,25,000. देन वी हैव टू रिकन्स्ट्रक्शन. जो ये बच गया बैलेंस है वो कंपनी ने कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में.
75,000। इसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ का शेयर था, उसको डेबिट कर दिया, अब नहीं है 100 का शेयर, अब कितने का है 40 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹40, 2,40,000 टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट जो बचा हुआ बैलेंस है, यानी कि जो 3,60,000 रुपये है आपने कम किया है कैपिटल को, वो कौन से अकाउंट में डालेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। डिबेंचर्स को डेबिट करना है क्योंकि डिबेंचर्स का क्लेम सेटल हो गया है, लेकिन पैसा नहीं दिया उनको आपने, उन्होंने क्या लिया है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री की वैल्यू 65,000 थी, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 70,000 थी, तो टोटल मिला के 1,35,000 में सेटल हो गया क्लेम, जबकि पे कितना करना था, 1,50,000। तो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में जो बेनिफिट हुआ है कंपनी को डिबेंचर के सेटलमेंट में, उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे 15,000 रुपीज़। नाउ द रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब जहाँ जहाँ कंपनी कम कर रही है लाइबिलिटी को, वहाँ वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जहाँ आप उसको यूज़ करेंगे उस पैसे को, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, रिकन्स्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा भी आया है हमारा, वो है 4,500। तो इसको पे करने के लिए भी पैसा हम कहाँ से निकालेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में से। सो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज़ फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन expenses 4,500, right? So then next is land and building account debit to reconstruction। ये land and building की कीमत में कमी आई है कितने की, 90,000 की, उसको आपने no, this is a appreciation, there is appreciation in the land and building, तो वो 90,000 आपका इंक्रीज़ हुआ है। अगर डिक्रीज़ होता तो ये क्रेडिट होता। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000 टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये भी बेनिफिट है कंपनी को कि उसकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है, वो 90,000 यहाँ आएगा। सो नाउ वी विल सी कि रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, 75,000, 3,60,000 प्लस 15,000 माइनस 4,500 प्लस 90,000, राइट। तो 4,500 ही अभी आपने खर्चा किया और बाकी सारा जो एक्यूमुलेट हो गया है वो कितना है, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में पैसा आ गया 5,35,000। इसमें से जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में तो एप्रिसिएशन हुआ था, तो इंक्रीज से रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो जब असेट की वैल्यू में कमी आएगी तो उसको आपने जो है असेट को क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा था कि वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 1/3%, मतलब 1/3 उसको कम करना है। सो दैट इज़ वन थिंग जिसको हम राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट को। फिर जितने भी फिक्टिशियस असेट्स हैं और इंटेंजिबल असेट्स हैं, जो गुडविल अकाउंट है आपका, दैट इज़ योर इंटेंजिबल असेट 22,500। सरप्लस अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस था, मतलब लॉस था, उसको राइट ऑफ करना है 3,50,000। देन द मशीनरी अकाउंट जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। शेयर इशू एक्सपेंसेस आर फिक्टिशियस असेट्स 10,000 जो अभी तक नज़र आ रहे हैं आपको। ये सारे राइट ऑफ करने के बाद अभी भी हमारे इसमें जो है वो अमाउंट बच जाता है, दिस इज़ इक्वल टू 3,000, राइट। तो 3,000 का बैलेंस अभी भी बच जाता है इसमें, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व। अगर कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बच जाता है रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, दैट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस वी कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं, व्हेन वी शो द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल अब कहाँ है, ये प्रेफरेंस कैपिटल है 2,25,000 और इक्विटी कैपिटल है 2,40,000, राइट। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 4,65,000, वो आपने यहाँ शो किया है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये कैपिटल रिजर्व है 3,000, उसको हमने यहाँ लिखा है, टोटल मिला के कितना हो गया 4,68,000। सो देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिवेंचर सब खत्म हो गए हैं, उसको आपने रीपे कर दिया। दूसरा बचा बैंक लोन, बैंक लोन को एज इट इज़ दिखाएंगे 1,50,000। देन करंट लाइबिलिटीज़ में जो ट्रेड पेबल्स थे आपके बैलेंस शीट में कितने थे ट्रेड पेबल्स, 75,000, that will remain as it is, the same value will be shown here. So that is how we show the liability side of the balance sheet और इसका टोटल आया 6,93,000। फिर आप नॉन करंट असेट्स पे आएंगे, उसमें फिक्स्ड असेट्स हैं 6,90,000। सो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, तो उसमें हमने चेंज किया है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में और
लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया है, पहले 3 लाख था तो वो 3,90,000 हो गया। 3,90,000 आपका लैंड एंड बिल्डिंग है। और जो मशीनरी था वो पहले कितना था, दैट वॉज 3 lakhs। द वैल्यू ऑफ द मशीनरी वॉज 4,50,000। 4,50,000 था, उसमें से हमने कितना कम किया है, वी हैव रिड्यूस्ड 1,50,000। इसको माइनस किया है 1.5 लाख से, क्योंकि उसकी वैल्यू को आपने कम करना है। सो वी आर लेफ्ट विद नाउ 3 लाख। तो मशीनरी 3 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग 3,90,000। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 6,90,000 हियर। उसके बाद करंट असेट्स हैं, उसमें आपकी इन्वेंट्री थी और बिल्स रिसीवेबल थे या ट्रेड रिसीवेबल थे, ये दोनों यहाँ पे टेक ओवर कर लिए थे डिबेंचर्स ने, तो इसलिए डिबेंचर होल्डर के पास चले गए वो। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, अब बच गया सिर्फ कैश। अब कैश कितना था, 7,500 था स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें से हमने एक खर्चा किया है कि ये जो 2 बैंक हमने किया है, यहाँ पे कैश खर्च हुआ है एक्सपेंसेस के लिए, जो रिकन्स्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस, तो वो माइनस हो जाएगा 4,500। सो वी आर लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 3,000। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द कैश इन बैंक बैलेंस एंड वी गेट अ टोटल ऑफ 6,93,000। एंड ये आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, राइट। सो दिस इज़ हाउ you are going to show the journal entries and the revised balance sheet. Now you can try similar questions. There are many questions, 4 or 5 of this type in the book, which can be tried on the basis of what we have discussed.